संस्मरण मेरे संग की औरतें, जो लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा हमने की थी। आज इसी संस्मरण के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। लेखिका की नानी ने किससे क्या वचन लिया और क्यों? लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे यह वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह अपने जैसे स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। अब दूसरा है इसमें क्यों लिया ये वचन। उन्होंने ये वचन इसलिए लिया क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह उनके पति जैसे साहब से हो, इसलिए। और दूसरा ये भी हम बताएंगे, कहेंगे कि उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून था, जिसको अपनी बेटी के स्वतंत्रता सेनानी से विवाह करवाकर उन्होंने अभिव्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस लड़के से लेखिका की मां का विवाह हुआ वह कौन था? लेखिका की मां का विवाह जिस लड़के से हुआ वह बहुत पढ़ा लिखा युवक था, होनहार था, और यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही संपन्न परिवार था। गांधीवादी थे, खादी पहनते थे, आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका की परदादी का तार भगवान से कैसे जुड़ा हुआ था? ये पूरे नकुड़ में प्रचलित थी बात कि लेखिका की परदादी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, और उनका जीवन बहुत ही सरल था, सीधा सादा था। जैन नियमों का वो पालन करती थी। नकुड़ गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि उनका भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वे तार खींचती हैं और उधर उनकी इच्छा, मुराद, मन्नत पूरी हो जाती है। उन्होंने जब पतोहू की पहली संतान के रूप में लड़की मांगी तो लेखिका की दादी ये समझ गई थी, मानसिक रूप से वो तैयार हो गई थी कि अब घर में बेटा नहीं बेटी ही होगी। परदादी की हर इच्छा भगवान पूरी करते थे, इसीलिए ऐसा माना जाता था कि भगवान के साथ उनका बेतार का तार यानी सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के परिवार में कौन कौन किस किस नाम से लिखता है? लेखिका के परिवार में उसकी बड़ी बहन, जिसका दूसरा घर का नाम रानी था, मंजुल भगत, भगतपति का नाम वो लगाती हैं, नाम से लिखती हैं। और इन्होंने जब लिखना शुरू किया, क्योंकि इनके पति गर्ग थे, गोत्र लिखते थे, तो ये मृदुला गर्ग के नाम से लिखती थी। घर का नाम हालांकि इनका उमा था, और शादी के बाद चूंकि इन्होंने लिखना शुरू किया था, इसलिए इन्होंने मृदुला जैन ना लिखकर मृदुला गर्ग नाम से इन्होंने लिखना आरंभ किया था। इनका छोटा भाई राजीव, वह भी लिखता है। और इस प्रकार लेखिका के परिवार के 4 सदस्य, अचला भी लिखती है और राजीव, यानी मंजुल भगत, लेखिका स्वयं मृदुला गर्ग, राजीव और अचला, ये 4 लिखते हैं। और बाकी 2 का ऐसा मानना था कि तुम 4 लिखते हो, पढ़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तुम लिखो, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका और उसकी बहनों में कौन सी बात एक सी रही? लेखिका और उनकी बहनों में एक सी बात जो सामान्य थी, सभी में एक समान थी, कि अपना घर बार भले ही उन्होंने अपनी माता की तरह परंपरागत ढंग से न निभाया हो, परंतु अपने विवाह को चलाया। ऐसा नहीं है, वो ऐसा मानती थी कि पति बदल लेने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, इसलिए जो है जैसा है चलता रहे। टूटने के कगार तक पहुंचने पर भी तोड़ा नहीं इनमें से किसी ने भी, उसी अपने पहले ही विवाह को चलाती रही है, ये अंत तक चलाया इन्होंने।
और लेखिका ने बागलकोट में कैथोलिक बिशप से जब प्राइमरी स्कूल खोलने का आग्रह किया तो उनका क्या उत्तर था? बिशप का उत्तर था कि आप मुझे यह आश्वासन दीजिए कि अगले 100 वर्ष तक ये विद्यालय चलता रहेगा। इस पर लेखिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि माफ कीजिएगा, मैं इस तरह का आश्वासन आपको नहीं दे सकती हूं। तो इस पर बिशप ने भी दो टूक जवाब दिया कि आवश्यकता आपकी है, जरूरत आपकी है, मैं ऐसे विद्यालय नहीं खोल सकता जिसमें मुझे अगले 100 वर्ष तक चलने की गारंटी ना हो। फिर इन्होंने ही अपने प्रयासों से वहां एक विद्यालय जो 3 भाषाओं में चलता था की स्थापना की। लेखिका के नाना नानी से किस प्रकार भिन्न थे? नानी का वर्णन बहुत बार बताया जा चुका, एक बार पुनः बता देती हूँ। नानी एक साधारण सी पर्दा करने वाली अनपढ़ महिला थी, परंतु आजाद ख्यालात की। आजाद ख्यालात बार बार इसलिए कह रही हूं कि वो नाना के जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती थी। नाना भी हालांकि उनके जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, यानी दोनों अपने अपने तरीके से आजाद जीवन जीते थे। नाना चूंकि विवाह के कुछ समय पश्चात ही विलायत पढ़ने के लिए चले गए थे, तो वहां से जब वो पढ़ाई पूरी करके लौटे तो पूरी तरह से विलायती खान पान से, रहन सहन से, बोलचाल से, आचार व्यवहार सब में वो विलायती हो गए थे। और दूसरी तरफ नानी वो बिल्कुल साधारण सी अनपढ़ पर्दा करने वाली महिला थी। दोनों भिन्न थे, परंतु दोनों में विशेषता थी कि एक दूसरे के जीवन में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका की मां आम भारतीय महिलाओं से किस प्रकार भिन्न थी? आम भारतीय महिलाएं घर का कार्य करती हैं और परिजनों की देखभाल का कार्य करती हैं, अपने बच्चों को गोद में बिठा बिठाकर खाना खिलाती हैं, प्यार करती हैं, लड़कियों को तरह तरह की शिक्षाएं देती हैं और बचपन से ये कहना शुरू कर देती हैं कल तुम्हारा विवाह होगा तो ये होगा वो। परंतु इनकी माता उन सबसे अलग थी। घर के कामों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, बच्चों के पालन पोषण में कोई रुचि, कभी तत्परता नहीं दिखाती थी। वो किताबें पढ़ने का उन्हें शौक था, संगीत सुनने का उन्हें शौक था। कभी अपनी बेटियों को इस तरह की शिक्षा नहीं दी कि ये काम सीख लो ससुराल जाकर, ये कभी इस तरह। तो आम तौर पर माताओं से वो अलग थी, परंतु परिवार का, पड़ोसियों का, सबका सम्मान वो पाती थी अपनी विशेषताओं के कारण, अपने व्यवहार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका की मां कोई भी काम नहीं करती थी, फिर भी सभी की उनके प्रति श्रद्धा क्यों थी? लेखिका के अनुसार उनकी माता कभी भी आम महिलाओं की तरह व्यवहार नहीं करती थी, वैसे जीवन नहीं जीती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बहू के रूप में जो भी प्रचलित परंपराएं हैं उनका कभी निर्वहन उन्होंने नहीं किया, परंतु फिर भी परिवार के सदस्य उनका पूरा सम्मान करते थे। और इसके 2 कारण मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूं। एक तो वो साहबी खानदान की थी, साहब की बेटी थी, उनका असर था ससुराल पर, परिवार पर, और दूसरा उनका अपना व्यक्तित्व था। न वो झूठ बोलती थी और न ही किसी की गुप्त बात को किसी दूसरे पर जाहिर करती थी। यानी उनके पिता का तो प्रभाव था ही, परंतु उनका अपना स्वभाव भी था, उनका अपना व्यवहार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका देश को मिली आजादी का पहला जश्न देखने क्यों नहीं जा सकी? 15 अगस्त 1947 दिल्ली इंडिया गेट पर जश्न मनाया गया। पूरा परिवार उस जश्न में सम्मिलित होने के लिए, शिरकत करने के लिए गया। लेखिका को जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि लेखिका टाइफाइड से ग्रस्त थी, बीमारी से ग्रस्त थी। घर पर पिता और लेखिका ही रुके। हालांकि लेखिका रोती रही और ट्रीटमेंट जो चल रहा था वो नाना जी के मित्र डॉक्टर थे। अब नाना जी का इतना प्रभाव था तो मित्र का भी प्रभाव था। उन्होंने कहा नहीं, जाना नहीं है, तो जाने नहीं दिया गया। और लाख रोने झींकने पर भी इनके पिता ने इनको एक उपन्यास दे दिया कि तुम इसको पढ़ो। पहले तो लेखिका रोती रही,
पिता दूसरे कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गए और फिर ये उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका को कौन सा पहला उपन्यास पढ़ने को दिया गया, उसका लेखिका पर क्या प्रभाव हुआ। लेखिका को ब्रदर्स काराम जो उपन्यास, जो आजादी के जश्न में ये नहीं जा सके थी, पिता ने दिया था पढ़ने के लिए, और इन्होंने पढ़ा तो पूरा वो, परंतु सबसे ज्यादा इन्हें वो हिस्सा समझ में आया जिसमें उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र किया गया था। क्योंकि उस समय इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर जश्न में ना जाने देकर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि बाद में इन्होंने बहुत बार पढ़ा उसको और समझा। और ये आप देखिए कि कोई हम मूवी देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें यदि हमारे साथ हो रहे अच्छे बुरे व्यवहार जैसी कोई घटना दिखाई जाती है तो वो बात हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वही यहां वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की बहन रेणु का स्वभाव कैसा था। उसका स्वभाव इन सब से कुछ अलग था। वह अपने काम के लिए किसी को परेशान नहीं करती थी। उसे किसी भी तरह के ऐशो आराम में रहने का किसी तरह का कोई शौक नहीं था, परहेज करती थी वो। जब विद्यालय जाती थी, गाड़ी छोड़ने जाती थी, गाड़ी लेने जाती थी, परंतु कई बार वो ऐसा करती थी कि दोपहर में वो विद्यालय से पैदल बस्ता टांग कर चली आती थी। उसे कहा जाता था गाड़ी गई है, कहती क्यों, जब मैं पैदल चल सकती हूँ तो क्यों जाऊं। दूसरा कारण होता था कि घर में जो खाना बनाने वाला था कि वो भी इनको खाना खिलाकर काम से फारिग हो जाए। वो कहती मैं खुद लेकर खा लूंगी, और वो आराम से पसीने पसीने हुई पैदल पैदल गर्मी में आती थी, गाड़ी साथ चलती हुई आती थी, गाड़ी में नहीं बैठती थी वो। और अपने विवाह के संबंध में एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि उसने एक लड़के को देखा और बता दिया कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी। और मजे की बात देखिए, लड़के को नहीं पता था, घर वालों को बता दिया कि मुझे वो लड़का पसंद है और मुझे उसी के साथ विवाह करना है। और ऐसा भी मानना था परिवार के कि जो एक बार सोच लेती थी रेणु वही करती थी। तो इसलिए सब समझ गए और शादी में कोई परेशानी नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सबसे छोटी बहन अचला ने भी अपनी बहनों का अनुसरण किया। सबसे छोटी बहन अचला शुरू से ही पिताजी के विचारों पर चलने लगी थी। उनकी आज्ञा मानकर उसने अर्थशास्त्र और पत्रकारिता में पढ़ाई पूर्ण की। फिर पिता की पसंद के लड़के से शादी भी कर ली, परंतु उसका मन घर परिवार में बहुत अधिक नहीं जमा, नहीं रुचिपूर्ण लगा, और उन्होंने भी अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह लेखन में कदम रख दिया और वो भी लेखिका बन गई। परंतु थोड़ा सा उन्होंने समय और परिस्थिति के बदलते हुए वातावरण को समझा और हिंदी नहीं बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में लेखन कार्य किया। पांचों बहनों में क्या समानता थी। पांचों बहनों में एक बात सामान्य सी समान रूप से थी कि उन सब ने शादी के बाद अपने घर परंपरागत ढंग से नहीं चलाए, परंतु परिवार को तोड़ा भी नहीं। एक बार शादी की और उसे अंत तक निभाया। उनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आए, जैसे सामान्य परिवारों में होते हैं, आते हैं, आए, अंत तक बात पहुंची, नौबत आई, परंतु उस डोर को बचाए रखा, टूटने नहीं दिया। यानी तलाक तक नौबत आने के बाद भी उस बात को वहां तक नहीं पहुंचने दिया। उनका ऐसा मानना था कि पति बदलने या मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होते, इसलिए घर के अंदर भी नानी की तरह अपने ढंग से जिया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेखिका शादी के बाद कहाँ रही और वहां का वातावरण कैसा था। लेखिका शादी के बाद दिल्ली में रही, फिर वो डालमिया नगर में रही। वहां का वातावरण ऐसा था कि पुरुष और महिलाएं पिक्चर भी देखते थे तो अलग अलग
समूहों में बैठकर देखते थे, जिसके लिए वर्ष भर में इन्होंने दोनों को एक साथ रंगमंच पर नाटक में काम करने के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद बागलकोट गई ये, वहां इन्होंने अपने प्रयासों से एक विद्यालय खोला। तो इस तरह के कार्य लेखिका ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारे देश की अधिकतर औरतें लेखिका की परदादी की तरह होती तो हमारे देश में लड़कियों की क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। यदि वास्तव में सारी महिलाएं लेखिका की दादी की तरह हो जाएं, तो जिस तरह का कुछ जगह पर देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं को आज भी अधिकार नहीं है या उनका शोषण किया जाता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो उस तरह का व्यवहार ना देखने को मिले, या जिस तरह अब से कुछ वर्षों पूर्व जब तक कानून नहीं बना था तब तक लड़कियों को गर्भ में पलते रहते ही मार दिया जाता था, उन्हें जन्म ही नहीं दिया जाता था। और कुछ जगह तो ऐसा था कि बहुत छोटी अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता था तभी उसको मार दिया जाता था। 10-12 वर्ष के पूर्व एक घटना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि एक बच्ची ने जन्म लिया, दादी ये नहीं चाहती थी कि बेटी हो, और उसने उसको गला घोंट कर मार दिया। हालांकि उसको सजा हुई उसके बाद। या कई माताएं ही नहीं चाहती हैं कि हम बेटियों को जन्म दें। तो बेटी और बेटा हमें सबको समान समझना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। और ये बात इसी प्रकार से हमारे व्यवहार में आ सकती है कि जब हम स्वयं अपने में इस अंतर को मिटाएं, बदलाव को लाएं। हालांकि बहुत सारे जागरूकता अभियान भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या कुछ स्टेट्स में जहां लड़कियों की संख्या आंकड़े कम थे, लड़कों के ज़्यादा थे, काफ़ी कुछ कार्य वहां किए जा रहे हैं। पर यही प्रयास यदि पिछले शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ तब से किए जाते तो शायद परिस्थितियां आज कुछ और होती। परंतु कोई बात नहीं, देर होती है, कार्य हो जाते हैं, अंधेर नहीं होता है। तो ऐसे ही यह भी सिद्ध होगा, और इसके लिए हम सभी को भी प्रयास करना होता है। अपना व्यक्तित्व निर्माण है, और इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा सभी के पास होनी चाहिए, और उसके लिए यदि हमें संघर्ष भी करना पड़ता है तो संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि क्या पहले की औरतों को अपने ढंग से जीने की आजादी थी? आप क्या समझते हैं? मैं तो ऐसा समझती हूं कि हाँ थी, पहले भी थी, आज भी है, और जहां पहले नहीं थी वहां आज भी नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे अपने स्वभाव के ऊपर, हमारे मन पर, कि वह क्या चाहता है। यदि हम ही स्वयं में बदलाव लाना नहीं चाहते हैं, स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य रूप से यदि देखा जाए महिलाओं को, तो उन्हें सबसे आसान तरीका सभी की सहानुभूति लेने का एक रहता है कि हम हमेशा ये दिखाएं कि हम तो बीमार हैं। कुछ को रहता है हम प्रताड़ित हैं, हम ये हैं, हम उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज हमारा देश आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, हम सबको इतने अधिकार हैं, हम पढ़ने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। माना कि कुछ एक आधा एग्जाम्पल ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर सार्वजनिक रूप से यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं है। ऐसे में हम सबके भी कुछ अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य हैं कि हम अपने लिए स्वयं से ही ये प्रयास करें और ये एक वादा करें कि हमें ये करना है, इस तरह से जीवन जीना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप घर से विद्रोह कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। आदिकाल से हमारा देश परंपराओं का निर्वहन करने वाला रहा है और उस समाज में हमेशा बरकत भी रही है, उन्नति भी की है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहना चाहिए है। और जहां
ये परंपराओं का पालन किया जाता है, निश्चय ही वह घर, परिवार, देश उन्नति करता है। परंतु हमें केवल यदि मन में यही भावना है कि अबला बनकर जीना है तो अबला बनकर जीते रहिए, प्रयास हमें स्वयं करना है। हाँ, उंगली पकड़कर सहारा कोई दे सकता है, पर चलना हमें स्वयं ही होगा। तो ये मेरे अपने विचार हैं, आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद।